नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश विशेष के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में। वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो सीएम इस दौरान कहते दिखे कि सफलता के लिए नए नए प्रयास करने पड़ते हैं। महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। वहां पर उनकी उपस्थिति तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीएम योगी ने महंत दिग्विजय नाथ को श्रद्धांजलि दी। आज महंत दिग्विजय नाथ का कार्यक्रम वहां पर उनकी पुण्यतिथि के मौके पर रखा गया है। 51वीं उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम आज वहां पर, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। श्री राम दोनों महापुरुषों के आदर्श थे, सीएम योगी ये कहते दिखे। बढ़ते खबरों में आगे, खबर अब मिर्जापुर से। पीएम मोदी ने की स्वामी अडगड़ानंद महाराज से बातचीत और फोन पर यह बातचीत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बातचीत की है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने ली फोन पर बातचीत के दौरान। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित है स्वामी अडगड़ानंद महाराज और वाराणसी के एपेक्स हॉस्पिटल में वो एडमिट है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। बुखार और सोडियम की कमी की वजह से स्वामी जी को वहां पर भर्ती कराया गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद फोन पर उनसे बातचीत करते हुए उनका हालचाल जाना। और पीएम नरेंद्र मोदी के स्वामी अडगड़ानंद महाराज से बातचीत का ऑडियो हमारे पास है, सुनिए बातचीत। स्वामी जी प्रणाम। मोदी जी शुभ आशीर्वाद। बहुत 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 मुसीबत झेल रहे हैं आप, लेकिन बेफिक्र हो। आपका आशीर्वाद है, सब अच्छा ही होना है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप अब अपना बताइए। हमारा थोड़ा गड़बड़ है। अभी कितने दिन हो गए आपका कोरोना का? 3 दिन हो गए। 3 दिन। हाँ, अभी तकलीफ में क्या होता है? हाँ ठीक है। शुभ आशीर्वाद सदैव से आपके। आप दिक्कत क्या है? शरीर में दर्द है। शरीर में दर्द है। शरीर में दर्द है? जी जी। शरीर में दर्द। ऑक्सीजन वगैरह लेवल क्या है? 95, 96। 95, 93, 96। 96। देखिए, अभी तो शुरुआत है। ये थोड़े जब 7, 8, 9, 10 दिन जब होते हैं, जरा तकलीफ ज्यादा होती है। अच्छी तो बात। हाँ, बिल्कुल आप संभालिए और मैं भी डॉक्टरों को बता के रखता हूँ। ओम ओम ओम। हाँ जी, बस तबीयत के लिए मैंने फोन किया था जी। अच्छी बात। हाँ जी, प्रणाम जी। ओम। नोएडा से अहम खबर की, जहां पर एक पत्रकार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू की नोक पर पत्रकार के साथ लूट की गई। उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। उसके पास जो कैश मौजूद था वो लेकर बदमाश वहां से रफू चक्कर हो गए। पीड़ित की न गुहार सुनी गई, न कोई तहरीर लिखी गई। पीड़ित पत्रकार एक थाने से दूसरे थाने चक्कर काटता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी एफआईआर लिखने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ तक कि कोतवाली 20 एसएचओ राकेश कुमार ने इस पूरे मामले में मोबाइल नंबर तक जानने की कोशिश नहीं की, पीड़ित पत्रकार का नाम तक जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नोएडा पुलिस लूट के मामलों की इस तरह से जांच पड़ताल करती है? नोएडा में पत्रकार के साथ जब चाकू की नोक पर इस तरह से लूट हो सकती है, तो फिर आम लोगों के साथ आए दिन क्या होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस मामले में एसएचओ को भी बड़ी लापरवाही दिखी है। एसएचओ राकेश कुमार से जब न्यूज़ वन इंडिया ने बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने ये बात करने से इनकार कर दिया। विजुअल तो मैंने ले लिए हैं मौके पे। सेक्टर 19 की तरफ हम जा रहे थे, इसी रोड से, जैसा आप देख रहे हैं। इसी रोड पर यहाँ पर 3 लोग आए हमारे पास और मेरे गले पर चाकू रखी और हमसे गाली देकर कहते हैं कि आपके पास जितना भी जो कुछ है सब निकालिए, वरना यही काम तमाम कर दूँगा। तो हमारा उन्होंने फ़ोन और पैसे हमारे पास जो पड़े हुए थे 250 से 300 रुपये, वो सब छीन के वो इसी रोड पर सीधे फरार हो गए।
दरअसल जब मेरा फ़ोन वो लेकर भाग गए तो हमने अपने फ्रेंड के नंबर से लगातार फ़ोन किया, तो उन्होंने पुलिस बन के हमको गुमराह भी किया कि ये लोग पकड़े जा चुके हैं, आप सेक्टर 15 थाने में आइए। तो हम दौड़ के सेक्टर 15 थाने भी गए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने हमको गुमराह किया और तब से लगातार वो नंबर मेरा स्विच ऑफ। अभी सेक्टर 20 थाने गए तो वहाँ पर SHO साहब को हमने पूरी बात बताई, तो SHO जी यहाँ पर आए, उन्होंने मुआयना किया, लोकेशन पर आए, बाकी उन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई करने की बात तो कही जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ किया नहीं गया है। पीड़ित पत्रकार चक्कर पर चक्कर वहां पर काटता रहा, लेकिन मानो नोएडा पुलिस को कोई मतलब ही नहीं। नोएडा में पत्रकार के साथ लूट का मामला, इस मामले में सेक्टर 20 SHO राकेश कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया का फोन तक नहीं उठाया। कई बार फोन करने पर फिर एक बार फोन उठाकर SHO राकेश कुमार की तरफ से कहा गया कि मैं आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं। इस तरह से कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने लापरवाही बरती उस पर वो पल्ला झाड़ते नजर आए, कहीं ना कहीं अपने आप को इस पूरे मामले से दरकिनार करते नजर आए। इस मामले में सेक्टर 20 SHO की बड़ी लापरवाही। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार फोन करता रहा SHO राकेश कुमार को, कई बार फोन किया गया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद एक बार फोन उठाकर बस इतना कहा कि मैं आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं। SHO राकेश कुमार का यह बयान नोएडा में पत्रकार के साथ लूट के मामले में फिलहाल सामने आया है। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर पत्रकारों के साथ भी इस तरह से घटनाएं घटेंगी तो फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा, या फिर आम लोगों को अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी, किस तरह से पुलिस के ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़ता होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। SHO ने मोबाइल का नंबर तक लेने की जहमत नहीं उठाई और जब मौके पर विजुअल बनाने की पत्रकार के द्वारा कोशिश हुई तो उसे भी मना कर दिया गया और फिर उसके बाद SHO साहब अपनी नाराजगी भी दिखाते नजर आए। और वहीं इस मामले में जब न्यूज़ 1 इंडिया ने ट्वीट किया तो इसमें पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया, थाना प्रभारी सेक्टर 20 नोएडा द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच उपरांत नियम के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन पुलिस कमिश्नरेट नोएडा के ट्विटर हैंडल से न्यूज़ 1 इंडिया को दिया गया। बढ़ते खबरों में आगे, प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सैनिटाइजेशन के लिए एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग के साथ साथ कोर्ट रूम को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये कदम चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की तरफ से लिया गया। सैनिटाइजेशन के बारे में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से बात की हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने, देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए, अधिवक्ताओं के ऊपर कोरोना की मार को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को आज सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया गया है। इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, जिस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट को बंद किया गया है और उसके सभी डिपार्टमेंट में सैनिटाइजेशन करने के साथ ही जो अधिवक्तागण हैं उनके लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो मुख्य बिल्डिंग है उसे बंद किया गया है। आज कोर्ट भी नहीं बैठी है, सिर्फ चीफ जस्टिस की कोर्ट बैठी है और कुछ ज़रूरी जो कामकाज है वही कामकाज किए जा रहे हैं, जिस वजह से आप देख सकते हैं वकीलों का प्रवेश पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंद है। आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो एकदम सन्नाटी हैं, सड़कों में आवाजाही नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जो सन्नाटे आप देख रहे हैं वो एकदम भीड़ में तब्दील रहते थे और यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता था। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य चौराहा है, जो सामने आप देख सकते हैं न्याय की देवी की मूर्ति लगाई गई है और ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति से लेके और पीछे के चौराहे तक एकदम भीषण जाम रहता है। वादकारियों की भीड़ हमेशा देखी जाती है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों की जो आम जनता है उसे आने जाने का मौका नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो सैनिटाइजेशन का काम है, इस वजह से यहाँ पर लोग आमजन आ जा पा रहे हैं। हमारे साथ चीफ स्टैंडिंग काउंसिल विनीत पांडे जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में किस तरह का काम हो रहा है। स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया। बहुत धन्यवाद। क्या काम हो रहा है, आज क्यों बंद किया गया कोर्ट? आज माननीय न्यायालय को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने आज अवकाश घोषित किया है, क्योंकि कल और परसों सैटरडे संडे होने के नाते वैसे भी हाईकोर्ट बंद रहता, तो आज जो है वो माननीय उच्च न्यायालय बंद है और सैनिटाइजेशन पूरे उस अपने जिस तरह भी सैनिटाइजेशन का जो भी कार्य है, नॉर्म्स हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं।
और पूरा माननीय उच्च न्यायालय पूरा सैनिटाइज हो रहा है। और हमारी स्टेट बिल्डिंग जो है उसमें भी हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं पूरा, और जिला प्रशासन लगा हुआ है, नगर निगम, जिला प्रशासन पूरी तरह से वो सफाई का कार्य चल रहा है। बिल्डिंग सैनिटाइज हो रही है, सफाई भी हो रही है, और माननीय न्यायालय भी पूरी तरह से सैनिटाइज हो रहा है, ताकि क्योंकि मंडे से भीड़ बढ़ेगी। और आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ इतने अधिवक्ता लोग हैं और इतनी भीड़ रहती है न्यायालय में, और जिस तरह से कोविड शहर में बढ़ रहा है उसके लिए बहुत आवश्यक था कि सैनिटाइज हो, और उसका अच्छे से कार्य चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना को रोकने का ये प्रयास है कि जिस तरह से कोरोना की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है उसे रोका जाए, और ये एक ही मात्र कारण है, सैनिटाइजेशन, सफाई। और उसी सफाई का काम माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में और उनकी समकक्ष बिल्डिंगों में चल रहा है, जिस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट आज बंद है। सैटरडे संडे होने के बावजूद 3 दिन की अवकाश हो जाएगा, जिस वजह से ठीक से सैनिटाइजेशन हो सके इसका ख्याल भी रखा गया है। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज। वहीं बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा। जी हां, प्रयागराज से महत्वपूर्ण खबर। अतीक अहमद के करीबी का होटल गिराया गया है। पानी टंकी चौराहे पर मद्रास होटल की बिल्डिंग थी, ये पूरा निर्माण पर जिसे ध्वस्त कर दिया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, बुलडोजर के जरिए किस तरह से इस पूरे निर्माण कार्य को गिरा दिया गया। वहां पर इस होटल को वहां पर गिरा दिया गया। अतीक अहमद के करीबी का इस होटल में हिस्सा था। आलोक मालवीय हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। आलोक, अतीक अहमद के करीबी का होटल गिरा दिया क्या, और क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर, किस तरह से इन लोगों के ऊपर शिकंजा और अधिक कसता जा रहा है, नजर आ रहा है? जी शिल्पा, देखिए जिस तरह से अतीक अहमद का एम्पायर है, उस एम्पायर को गिरने की बातें लगातार हो रही थी। राजूपाल विधायक हत्याकांड का आपको 2005 में हुआ था, मैं बताना चाहूंगा। उनकी पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने, जो योगी सरकार काम कर रही है माफियाओं के खिलाफ, उस पर काफी खुशी जताई थी। लेकिन उनका ये मांग थी योगी सरकार से कि जिस तरह से उनकी बिल्डिंगों को सीज किया जा रहा है, उनकी बिल्डिंगों को सीज करने के साथ साथ उसको नोटिस चस्पा करके छोड़ दिया जा रहा है, तो उन्होंने मांग की थी कि जिस तरह से कि इन बिल्डिंगों को सीज किया जा रहा है, तो अगर सरकार चेंज होती है तो अतीक अहमद इन सीज को खुलवाकर फिर से अपना एम्पायर खड़ा कर लेंगे। तो उन्होंने भी मांग की थी कि जो अतीक अहमद की बिल्डिंगें हैं उनको गिराई जाए, और गिराए जाने से काफी उनका जो मनोबल है अहमद का वो टूटेगा। जिसके बाद से प्रदेश सरकार जागी है और उसने जगह जगह जो अतीक अहमद की बिल्डिंगें हैं, जो उनके गुर्गों की बिल्डिंग है, उसको चिन्हित करना शुरू किया है। इसी के तहत ये आवाज मिल पा रही है? आलोक, अभी और कितनी बिल्डिंग्स ऐसी है जिन्हें चिन्हित किया जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से प्रयागराज में अतीक अहमद का बाहुबली का पूरा साम्राज्य था, तो उनकी सैकड़ों की संख्या में बिल्डिंगें मौजूद है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में और उसके आसपास के इलाकों में। तो इन सारी चीजों को चिन्हित करने की कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है, और एक एक करके जैसे ही बिल्डिंगों का पता चलता है तुरंत उसमें बुलडोजर गरजता है। और आज उसी तरह की कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास हो रही है, जिसमें अतीक अहमद ने इस बिल्डिंग को पर अपना पैसा लगाया हुआ था और अपने गुर्गों के नाम से इस बिल्डिंग को लिया था। तो इस तरह की भी कई चीजें बहुत शुक्रिया आपका आलोक मालवीय इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। खबर शाहजहांपुर से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। इनामी बदमाश सलमान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। शातिर पर लखीमपुर खीरी एसपी ने 25,000 का इनाम रखा था। 4 पहिया वाहनों को लूटने के दौरान विरोध करने पर वो फायरिंग करता था। पुलिस 1 साल से इसकी तलाश कर रही थी। थाना आरसी मिशन और लखीमपुर खीरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इसको पकड़ा गया। मिशन में एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। इसमें जनपद खीरी से 25,000 का रिवार्डी है। गोकश है, इसका नाम सलमान है। इसकी यहाँ लोकेशन होने पर थाना पसगवा की टीम यहाँ आई थी और इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। एक मुठभेड़ हुई जिसमें ये सलमान गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके उचित धाराओं में थाना रामचंद्र मिशन में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नियमानुसार वारंट भी बनाकर इसे जनपद खीरी भेजा।
वहीं संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाशों से मुठभेड़ हुई। व्यापारी लूट और हत्याकांड में फरार था शातिर बदमाश, जिसके साथ इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। जितेंद्र यादव मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। दूसरे फरार बदमाश की धरपकड़ के लिए इलाके में तलाश जारी। बीते दिनों बदमाशों ने व्यापारी के साथ लूट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। संभल में इंस्पेक्टर चंदोसी को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी का मूवमेंट है। इसी में घेराबंदी की गई थी। करेली मिलक रोड पे एक बाइक सवार 2 अपराधियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने हमारे पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल मोहित घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ, जिसके पैर में गोली लगी है। उसको अभी हॉस्पिटल भेजा गया और एक कांस्टेबल को हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ में पता चला है कि अपराधी जितेंद्र था, जो बेरनी का रहने वाला है, कुर्ड थाना क्षेत्र का, और ये पूर्व में इसका लूट विथ हत्या का केस दर्ज था इस पे, और ये 25,000 का इनामिया अपराधी था। स्थिति है, उसको लेकर कांग्रेस आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, भीख मांगने का प्रदर्शन कर रही है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो किसानों की दयनीय स्थिति है, कम से कम उसको देखें। वहीं अमेठी में मिली अधजली अधेड़ की लाश। संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन शौचालय के बगल में लाश बरामद हुई है। अधजली लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में वहां पर हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना इस बारे में दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना गौरीगंज के उत्तार गांव मजरे बस्ती देई की ये घटना। वहीं बागपत में बाइक से 3 लाख चोरी होने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ संदिग्ध चोरों का पूरा वीडियो। सीसीटीवी के आधार पर 2 चोरों पर रुपये चोरी करने का शक। आरोपी चोरों की तलाश में जुटी बड़ौद कोतवाली। बड़ौद क्षेत्र के कस्बे से खड़ी बाइक से चोरी हुए हैं ये 3 लाख रुपए। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है और अब फिलहाल मामले की तफ्तीश की बात बागपत पुलिस की तरफ से कही जा रही है। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।